सभी विद्यार्थी हेडिंग डालें। आज अब शुरू करने जा रहे हैं अजमेर के चौहान। क्या पढ़ेंगे? अजमेर में चौहान राजवंश। अजमेर क्या है पहले तो ये देखो, राजस्थान की कुछ इस प्रकार की आकृति है और इसके बीच में यहाँ कहीं एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम है, क्या नाम है? अजमेर। मैंने आपको बताया था अजमेर, नागौर और जयपुर, इसी के पास में यहाँ पे जयपुर है और इसी के पास में यहाँ क्या है? नागौर है। इनके बीच का जो क्षेत्र था ना, इसको पहले किस नाम से जानते थे? सांबर के नाम से। और वहां चौहान राजवंश की शुरुआत हुई थी। यहाँ तो चौहान वंश की शुरुआत किसने करी थी? वासुदेव चौहान ने शुरुआत करी। उसी के वंशज, उसी की पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अजयराज। इस अजयराज ने क्या किया? अजमेर में चौहान वंश की क्या करी? स्थापना की थी। बात समझ आई आपको? गुरुजी आपको कैसे पता? आप तो तुक्के मार रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम ग्रंथ का? और इस ग्रंथ को लिखा किसने? ये ग्रंथ लिखा था जयानक ने। और इसी ग्रंथ में मुझे ये जानकारी मिली, इसी ग्रंथ के अनुसार कब स्थापना की गई? देखो, अजयराज का जो शासनकाल है ना, वो तो है 1105 से लेकर के और 1133 ईस्वी तक। कब का है? 1105 से, लिख लो पहले, 1105 से 1133। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर जो जानकारी मिलती है उसमें यह बताया गया है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जिसके लेखक है जयानक के अनुसार 1113 में अजयमेरु दुर्ग की स्थापना के साथ अजमेर नगर बसाया था। क्या आपको ये बात याद रहेगी? हम क्या पढ़ना शुरू कर चुके हैं? हम अजमेर के चौहान पढ़ना हमने स्टार्ट किया है। अजमेर के चौहानों में पहला व्यक्ति जिसे हमें पता, क्या नाम है उसका? 1105 से 1133 इस व्यक्ति का शासनकाल है। इसने अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना करी थी। आपसे पूछ ले अजमेर में चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आपसे कहे कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, पहली बात आपको मैंने बताया था, जिस दिन पहले लिखा उस दिन भी मैंने बताया कि अधिकतर विद्यार्थियों को यह नहीं पता दोनों में से ग्रंथ कौन सा है और लेखक कौन सा है। बताया? अब तो पता है आपको, आप अधिगम क्लासेज में पढ़ते हो तो आपको पता होना लाजमी है। इसलिए पृथ्वीराज विजय जो है ये तो ग्रंथ है और इसका लेखक कौन है? जयानक भट्ट इसको बोलते पूरा नाम। और इसी के अनुसार 1113 में अजयमेर दुर्ग की स्थापना भी करी थी और अजमेर नगर को भी बसाया था। अब एक अपवाद की बात करते हैं। एक क्या है? अपवाद है, और वो अपवाद पेपर में पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। अब आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप इस प्रश्न को सही कर दोगे। प्रश्न आया पेपर में, अजयमेरु दुर्ग किसने बनवाया? प्रश्न क्या आया? अजयमेरु दुर्ग किसने बनवाया? तो इसका आंसर पेपर में पता है क्या? दो ऑप्शन थे। एक नंबर अजयराज और दो नंबर अजयपाल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अजयराज। अजमेर किसने बसाया? अजयराज ने। और अजयमेरु दुर्ग किसने बनाया? अजयराज ने। लेकिन प्रश्न क्या सही माना गया? अजयपाल सही माना गया। तो मैं आपको बता दूं, अजयपाल इसका आंसर सही होगा। ये होगा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक है, कर्नल टोड के
अनुसार अगर आपसे पूछ ले कि अजय मेरुदुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अजय पाल आंसर रहेगा। बहुत कम चांस है कि ऐसा प्रश्न अपवाद वाला पेपर में आए, क्योंकि लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं मिनटों में, तो इसलिए एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन डालें। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास एक अजय पाल नाम का व्यक्ति हुआ था और उसने अजय मेरुदुर्ग बना करके छोड़ दिया था। ये बात तो कब की चल रही है? 12वीं शताब्दी की चल रही है ना, 1105 से 1133। लेकिन दुर्ग का निर्माण कर्नल टोड बताता है कब हो गया था? 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था, और वो अजय पाल ने निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। तो वो तो इतनी सी बात है, उसको एक बार आप इतना लिख करके छोड़ दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अजय मेरुदुर्ग के बारे में 2-4 बातें हम लिखें, और अभी फिर मैं आपको ये बता दूं कि बीएसटीसी हो चाहे प्री बीएड हो चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, आज की क्लास के अंदर एक एक बात आपके पेपर में पूछी जा सकने वाली ना रखना, ठीक है ना? ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना अजय राज ने की। ये ग्रंथ का नाम किसने लिखा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये पूछा जा सकता है अजय मेरुदुर्ग की स्थापना कब करी गई, तो 1113 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अजय मेरुदुर्ग से संबंधित 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। साफ कर दूं इसे क्या? नोट कर लिया आप सभी ने? सभी ने नोट कर लिया क्या? ओके। अजय मेरुदुर्ग लिख करके 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए। वैसे आपको सर ने बता दिया अजय मेरुदुर्ग के बारे में, लेकिन ये जो बात मैं अजय मेरुदुर्ग से संबंधित बता रहा हूँ, ये बीएसटीसी बीएड वालों आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अजय मेरुदुर्ग ने जो है ना, वो बीठली पहाड़ी पे बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे? बीठली पहाड़ी पर स्थित है। स्थित होने के कारण इसे इसे गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। समझ आ गई बात आपको? बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अजय मेरुदुर्ग को क्या कहते हैं? गढ़बीठली दुर्ग। तो आपसे पूछ ले गढ़बीठली दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है, तो अजय मेरुदुर्ग का ही नाम है। इस दुर्ग को अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। तारागढ़ दुर्ग, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। यह नाम कौन बंदा था? पृथ्वीराज सिसोदिया की धर्मपत्नी, चलो सीधा पत्नी लिख देता। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी नाम क्या था? तारा देवी के नाम पर यह नाम पड़ा था, ध्यान रखना, ठीक है? तारा देवी के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो तारा देवी जो थी ना, ये डोडा लिख दिया मैंने, डोडा। डोडा समझते हो क्या होता है? पता है सभी को? रे इतने तो नहीं हो कोई। टोडा ग्राम टोंक के अंदर एक राजा थे जिसका नाम क्या था? राजा सुल्तान। ये राजा सुल्तान की पुत्री थी, ठीक है ना? या डॉटर ऑफ लिख रहा हूं मैं। तारा देवी, ये पिता का नाम राजा सुल्तान, टोडा ग्राम टोंक के रहने वाले थे। तारा देवी का विवाह इनसे हुआ था, और यही तारा देवी शादी होने के बाद, अच्छा पृथ्वीराज सिसोदिया ये कहाँ के थे बताओ? ये मेवाड़ का राजकुमार था। मेवाड़ का राजकुमार था ये। तो मेवाड़ जब लेके आया तो तारा देवी पैर पटक पटक करके जिद करने लगी कि मुझे तो घूम के आना है, मैं तो आपके घर में बोर हो रही हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया इसे घुमाने के लिए कहाँ लेकर के गया था? अजमेर लेकर के गया, और वहां फिर काफी समय तक रहे थे ये। उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजय मेरुदुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था, और फिर उसने क्या किया? अपनी पत्नी के नाम पर दुर्ग का नाम भी क्या रख दिया? क्या नाम रख दिया? तारागढ़ नाम रख दिया। समझ आई बात आपको? कोई समस्या नहीं है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। तो लिख लो, इस दुर्ग को राजस्थान का
जिब्राल्टर भी कहा जाता है। कारण है कोषागार होने के कारण। आप कहोगे गुरु जी क्या होता है कोषागार? कोषागार क्या होता है पता आपको? अरे जिसमें धन दौलत पैसे बटुआ रखते थे लोग, उसी को कोषागार, राजाओं का बड़ा बटुआ होता था एक प्रकार से। बटुआ तो समझते हो रे, क्या होता है बटुआ? है हर्ष नहीं, हाँ पर्स होता है। और लिखो इसके बाद, इसे राजपुताने की कुंजी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, मोस्ट बातें लिखवा रहा हूँ, बाकी इस अजय मेरू दुर्ग से संबंधित आप 5 पेज भर दो चाहे, लेकिन ये जो बातें लिखवा रहा हूँ ये यूं समझे कि करीम है ये, तो क्या कहा जाता है इसे? और राजपुताने की कुंजी कहा जाता है इसे। कौन से दुर्ग को? अजय मेरू दुर्ग को। ये 5-7 बातें मैंने लिखवाई है, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना इनको, और गेट कर लेना बंद, वापिस ना निकल सके ये बातें, पेपर वाले दिन ही खोलना है, ठीक है। और इस दुर्ग में क्या है, एक मीरान साहब नाम के व्यक्ति हुए थे, क्या नाम? मीरान साहब। वो इस दुर्ग के कहते हैं कि पहले गवर्नर थे, तो बाद में इनकी मृत्यु इसी दुर्ग में हो जाती है, और बाद में कहते हैं कि उनका क्या है, वो क्या बोलते हैं, मकबरा, इधर का मकबरा बोलते हैं, तो मीरान साहब का मकबरा है इसके अंदर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बात मैं वैसे लिखा चुका हूं कि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए हैं। अगर आपने नहीं लिखी है तो ये लाइन भी आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण भी कौन से दुर्ग में हुए हैं? इसी अजय मेरू दुर्ग में हुए हैं। बात नोट कर ली क्या आपने? देखो ये गुड़िया देखो, दो दो जगह से दिमाग चला रही है, इधर से मैं बता रहा हूँ, उधर से बुक में से देख देख के फिर ले रहे, कथे नोट्स यही बनाने हैं क्या सारे? इतिहास और गणित के अंदर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसके अलावा आपको पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस बात की मेरे से गारंटी लिखवा करके ले सकते हो आप। जितना पढ़ा दिया ना उतना पढ़ लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर में एक भी, ये मेरे पे विश्वास रखना। 2013 से आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं जो पढ़ाया है उसमें से। ये जो हिस्ट्री मैंने लास्ट बार पढ़ाई थी 2017 ईस्वी के अंदर, ईस्वी समझते हो, काफी पुरानी बात होगी। 2017 में मैंने हिस्ट्री करवाई थी लास्ट बार, उस समय के नोट्स कई विद्यार्थियों के पास है, अब तक पेपर दे रहे हैं, आज तक कोई प्रश्न उससे बाहर नहीं गया आज तक। और अब तो मैं बहुत ज्यादा उसमें संशोधन करके बहुत सारी बातें उसके अंदर ऐड करके आपको दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि पहले का कोई विद्यार्थी एक दो मेरी क्लास देखते थे, देखनी शुरू करी उन्होंने तो पुराने नोट्स लेके बैठे थे, और उन्होंने सोचा एक दो बातें ऐड कर लेंगे, पहले पेज में ही भर गया पेज, जगह ही नहीं मिली ऐड करने के लिए, फिर उन्होंने उस नोट्स को साइड में रख के दोबारा बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए खूब बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप लिख लीजिए अजय मेरू दुर्ग से संबंधित एक दो बातें और लिख लीजिए। ये साफ कर दूं क्या मैं? कर ही दिया गुरु जी, अब के कुछ है लिखो। अच्छा ये लिख लो, इसमें मीरान साहब की दरगाह है, अजय मेरू दुर्ग में क्या है? मीरान साहब की, इसमें घोड़े की मजार भी है भी। क्या है? घोड़े की मजार। ये दो चार बातें आपको पढ़नी। ओके। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी इसी दुर्ग में बना हुआ है, तो वो हम जब पढ़ेंगे तभी मैं बताऊंगा आपको, अगर याद रहे तो पहले बता देना मेरे को। देखो बहुत सारी बातें मैं लिखवा नहीं रहा, जो आपका दुर्ग टॉपिक है उसके अंदर सर ने लिखवा दिया, मुझे पूर्णतः विश्वास है इसलिए, लेकिन जितनी बातें मैंने बताई है ना वो एकदम रट्टे मार लेना बस, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखिए, अब ये तो मैंने दुर्ग के बारे में बताया, अजय राज ने क्या किया, और दुर्ग तो चलो बन गया, ठीक है, वो बनता रहा, बाद में मिस्त्री लगे रहे थे। तो मीरान साहब आगे क्या, तो क्या हुआ, लिखो आगे, लिखो अजय राज ने, लिखो अजय राज ने
जैन धर्म, जैन धर्म में दो पार्ट होते हैं। जैन धर्म में, जैन धर्म के कौन से, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो लिखो, अजय राज ने जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर सभी की अध्यक्षता करी थी। सभी की क्या करी थी, अध्यक्षता करी, और स्वर्ण कलश भेंट किया था। और क्या भेंट किया, स्वर्ण कलश भेंट किया था। ओके, रिपोर्ट है। इसने परमार राजा नरवर्मन को हराया था। एक परमार राजा हुए, नाम था नरवर्मन। परमार राजा नरवर्मन को हराया, और उसके सेनापति थे सुल्हान नाम का एक व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी लिख लो, सेनापति सुल्हान को बंदी बनाया था। बात समझ आई आपको? आप कहोगे गुरुजी क्या ये तो युद्ध याद क्या चल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात कीजिए। तो अच्छी बात यह है कि इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सोमलेखा। ये साफ कर दूं क्या? अल्ले तो मैं क्या बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, फिर लिखो। आपने ये लिखा होगा कि परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था उनके सेनापति जिसका नाम था सुल्हान। लिखूं क्या दोबारा से? ये था नाम उसका। इसको बंदी बना लिया था, किडनैप जिसको बोलते हैं आजकल आपकी भाषा में। एक बात आपको लिखनी है, लिखा आपने, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो लिखो, इन्होंने अपनी पत्नी सोमलेखा, क्या नाम, सोमलेखा के नाम पर, सोमलेखा के नाम पर सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके नाम पे कौन से सिक्के जारी किए थे? सोने के नहीं सर, चांदी के सिक्के, सोना ज्यादा महंगा हो गया, चांदी के सिक्के लिखे, चांदी के सिक्के जारी किए थे। उन सिक्कों का नाम था, सिक्कों का नाम था अजय देवप्रिय द्रुम्स। आपसे पूछ ले कि अजय देवप्रिय द्रुम्स नाम से सिक्के जो जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, तो मुझे पता है आप बहुत खतरनाक विद्यार्थी हो। अजय देव दिखते ही आपको लिख दोगे आप अजय, अजय राज। लेकिन आपसे पूछ ले कि वो कौन सी उसकी रानी थी जिसके नाम से उसने सिक्के जारी किए थे, तो क्या बताओगे? सोमलेखा। एक तो ये था, बेरोजगार नहीं था इसलिए कर दिया इसने, अपनी पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के जारी। आपकी तरह बेरोजगार होता तो है चॉकलेट ही बेटा दिखा के दे। लिखो, अजय देवप्रिय द्रुम्स। लिख लिया इतना आपने? अरे याद हो जाएगा क्या नाम, ये याद करना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई दूसरा रास्ता? एक बंदे का नाम लिखो, गोपीनाथ शर्मा। लिखिए, गोपीनाथ शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, लिखिएगा, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल को, अजय राज के काल को चौहानों का, चौहान राजवंश का निर्माण काल का है। चौहान राजवंश का निर्माण काल या चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल
कौन से राजा के काल को कहा गया है? तो ये याद रखना है, यहाँ आपके पास अजय राज नाम की कोई ट्रिक नहीं है, आपसे सीधा पूछ लेगा प्रश्न। ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गोपीनाथ शर्मा ने कौन से राजा के शासन काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल बताया है? तो कौन से राजा के काल को बताया? अजय राज के काल। ठीक है, फिर से लिखें। लिखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर, चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर पर बहराव गजनवी ने, बहराव लिख रहा हूं साहब, लाइन दोबारा बोलो पूरी। कौन से शर्मा के अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर पर बहराव लिखा हुआ है सामने, देख लीजिए। बहराव गजनवी के सेनापति, बहराव गजनवी के सेनापति, बहराव गजनवी के सेनापति मोहम्मद वाहलीन, क्या नाम? मोहम्मद, क्या बोला? मोहम्मद वाहलीन किसका सेनापति है? बहराव गजनवी के सेनापति मोहम्मद वाहलीन ने अधिकार कर लिया था। किस पे अधिकार कर लिया? अहिछत्रपुर। तब लिख लिया क्या आपने? अधिकार कर लिया था। मैं ये सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी अंग्रेजी की क्लास, इसलिए मैं इंग्लिश बीच में शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीरियस मत लेना मेरे शब्दों को। मैंने ये बोला कि चौहान साम्राज्य की जो प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी, जिसका नाम क्या था? अहिछत्रपुर, इस पर किसने अधिकार कर लिया था? बहराव गजनवी के सेनापति मोहम्मद वाहलीन ने अधिकार कर लिया था। तब अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात लिखवा रहा था। तब क्या किया? अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आप नाराज हो गए मेरे से, लिख क्यों नहीं रहे? आपको कह रहा है, आप नाराज हो गए क्या मेरे से? लिख क्यों नहीं रहे? गुस्सा आ रहा है इस मास्टर पे? वो लिखा होगा, वो तो मैं लिखूंगा कौन, चाहे पेपर में आवे चाहे ना आवे। लिख लिया पहले? खतरनाक स्पीड है आपकी। लिखा आपने ये? तब क्या किया? अजय राज ने क्या किया? अजमेर को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। समझ आ गई बात यहां तक आपको? कोई समस्या बताओ? नहीं है ना? नहीं है ना? अरे ज्ञानी को दिक्कत है क्या? नहीं है तो फिर लिखो आगे। अजय राज ने बाद में कब तक शासनकाल था अजय राज का? 1100। हाँ, तो अजय राज ने बाद में 1133 में अजमेर अपने पुत्र अरुणराज को सौंप दिया था। अरुणराज को सौंप दिया था अपना साम्राज्य, और समय तपस्वी हो गया था। समय क्या हो गया? तपस्वी। बात समझ आ गई? गुरुजी पहले ही तपस्वी हो जाता तो इतना लिखना नहीं पड़ता, है ना? कितना लास्ट में जाकर के तपस्वी हुआ ये। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा आगे? क्या पढ़ना पड़ेगा? अरुणराज पढ़ना पड़ेगा। अरुणराज को राजा बनाते, देखो नौकरी लगती, सबसे पहला काम क्या होता है? रिश्ता होता है, और फिर धूम धड़ाके से शादी होती है। और शादी में लोग क्या करते हैं? नौकरी लगती है, लोन उठा लेते हैं 10-1 लाख रुपए, और फिर आने वाले 10 साल तक वो किस्तें भरते रहते हैं। और लोग सोचते हैं कि इसके पास बहुत पैसे है, कोई उधारे मांगता है वो सामने से मांग लेता है,
हकीकत है ये आज के समय की। तो अभी क्या है, राजा किसको बनाना है हमने? अर्णोराज को राजा बनाना है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अर्णोराज, और बात करते हैं इसकी अर्णोराज की। अर्णोराज को अन्ना जी के नाम से भी जानते हैं। 1133 से 1150 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। नाम क्या है? अर्णोराज, या इनको किस नाम से? अन्ना जी कहते थे। बाद में जब ये बूढ़ा हो गया तो लोग इसको अन्ना दादा कहने लगे। अर्णोराज शासनकाल बोलो क्या था? 1133 से लेकर के और 1150 ईस्वी तक। ये अन्ना जी राजा बने। राजा बनते इन्होंने आक्रमण ठोक दिया। चालुक्य राजा एक जयसिंह है उस पे, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, लिखें फिर, लिख लो। अर्णोराज ने, ऐसे लिखो भी आप, मैं चलो डायग्राम बना देता हूँ। ये अर्णोराज की सेना आ रही इधर से, ठीक है। बात कब की है? 1134 में। ये क्या हो रहा है इधर है? आक्रमण। और आक्रमण किस पे हो रहा है? एक चालुक्य राजा, और चालुक्य राजा का क्या नाम? अभी बताया मैंने आपको, जयसिंह। चालुक्य राजा भी बड़ा चालू किस्म का था। इसने पहले तो युद्ध करने की ठान ली भी, ठीक है युद्ध करते हैं। बाद में इसको पता चला भी पार पड़ने वाली है नहीं, तो इसने एक और रास्ता निकाला। और वो रास्ता क्या? अर्णोराज को अपना जवाई बना लिया। इसकी पुत्री कंचन देवी, क्या नाम? कंचन देवी। और इधर इसका विवाह करवा दिया। ये वर्षज लिख दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। शादी किसकी होगी? कंचन देवी की। किसके साथ होगी? सेना लेकर के गया था, उन्हीं को बराती बना दी। जाते टाइम युद्ध के लिए तलवारें लहरा रहे थे, आते टाइम नृत्य करते हुए सारे वापस लौटे। घर पे तो परेशान थे बेचारों के, सैनिकों के, भी वापस आएगा कि नहीं आएगा। और सब हंसते खेलते नाचते गाते हुए आ रहे थे। और साथ में कौन आ रही थी? कंचन देवी भी आ रही। ज्ञानी को शर्म आ गई शादी की बात करके, है क्या नहीं? एवं शर्म आओगी तो फिर तेरे ब्याह क्यों हो? ऐसे बरात नचदी आंदी सी। कोई दे दो, देना इधर। आगे इसके बाद लिखिए, हैं? ये नोट नहीं किया क्या आप? मैं तो ऐसे, मैं बातें बीच में इसलिए करता हूँ कि आप जब तक लिख रहे हो तब तक मैं बोलता रहूं, आप चुप होकर के सुनने लग जाते हो। मैं यहाँ बोलता हूँ तो आप नोट किया करो, कानों से सुनना है, हाथ से काम करते रहो, फटाफट लिखते रहो। तो कंचन देवी का विवाह हुआ चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री थी ये, और विवाह किससे हुआ? अन्ना जी से। इसके बाद देखो आगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था वाहलीम नाम के एक व्यक्ति के बारे में, बताया था ना? कौन था ये वाहलीम नामक व्यक्ति? किसका? बहराव गजनवी का सेनापति। और इसने आक्रमण कहां करके और क्या क्षेत्र जीत लिया इसने? आई छतरपुर पर अपना अधिकार कर रखा है। जैसे ही अन्ना जी राजा बने, अन्ना जी के राजा बनने के बाद उसने आक्रमण, पता है, अजमेर पे कर दिया था। उसने आक्रमण कहां कर दिया? अजमेर पे आक्रमण कर दिया। और जैसे ही अजमेर पे आक्रमण किया तो अन्ना जी बहुत खतरनाक किस्म के इंसान थे। इन्होंने तलवार लेकर के पूरी सेना के साथ और उन तुर्क आक्रमणकारियों को तहस नहस कर दिया था। और बाद में कहते हैं कि उन तुर्क आक्रमणकारियों की हत्या करने के कारण, उनको काटने के कारण, उनके खून से जो धरती है अजमेर की वो खराब हो गई थी। उस धरती को, खून से रंगी हुई धरती को धोने के लिए इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था। और उस झील का क्या नाम था? अन्ना सागर झील। याद रहेगा आपको? इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है जो मेरे को पता है। नहीं है तो बताओ सेनापति कौन था उसका? मोहम्मद वाहिलीन।
याद हो गया आपको? वेरी गुड। चलो लिखो फिर ये बात। लिखो मोहम्मद, ऐसे लिखो, तुर्क आक्रमणकारी क्या नाम? मोहम्मद वहलीन ने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर पर आक्रमण किया। ठीक है। इस दौरान तुर्कों की सेना का नरसंहार किया गया। इसी कारण तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने हेतु अजमेर में अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। बात समझ आई? बात समझ आई आपको? तो ये बीएसटीसी बीएड वालों आपके लिए बना, ये समझ लो प्रश्न। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? वहां अन्ना जी ऑप्शन में आएगा नहीं, तो क्या बताना पड़ेगा? अरुणोराज उत्तर देना पड़ेगा। क्यों करवाया? प्रश्न पेपर में ज्यादातर यही आता है कि अरुणोराज ने तुर्कों के खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? तो कौन सा? अन्ना सागर झील, जो कहाँ है? अजमेर के अंदर है। कहते हैं कि क्या कहते हैं, अन्ना सागर झील पढ़ ली क्या आपने? पढ़ ली? मैं दो तीन बातें आपसे पूछूं, बता दोगे? लिखो फिर, एक चीज लिखो। शाहजहां ने इसके किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। साफ कर दूं क्या? शाहजहां ने इस झील के किनारे से, लिखो, शाहजहां ने इस झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। 12 दरी का क्या है? 12 दरी, 12 दरी क्या है? किसने निर्माण करवाया? साहब, 12 दरी कोई नहीं पता किसी को भी। 5 खंभों की छतरी है। 12 दरी क्या है? ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता, क्या है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था और कौन सी झील के किनारे करवाया था। तो क्या आंसर दोगे आप? एक वो महिला भी इस झील के किनारे आई थी, कुछ समय तक रुकी थी, अस्मत बेगम। याद है किसी को? है इसकी इंगी होगी क्या? लिखो, एक लाइन और लिख लो। अस्मत बेगम वैसे देखा जाए तो वो मुगलों की बेगम नहीं थी। आपने एक नाम सुना होगा, नूरजहां। सुना है क्या? नूरजहां नाम सुना आपने? अभी अभी सुना? मेरे से पहले भी सुना था। तो जो नूरजहां है ना, ये नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बेगम। आप सोच रहे हो हसमत बोल रहा हूं मैं। अस्मत बेगम, ठीक है। नूरजहां ना, ये जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी?
जहांगीर की पत्नी नूरजहां, नूरजहां की माता अस्मत बेगम। ये नूरजहां भी कोई एक मोहम्मद बेग नाम करके कोई सैनिक था, उसकी पत्नी थी। ज्यादा सुंदर होने के कारण जहांगीर ने उस सैनिक की हत्या कर दी थी और बाद में नूरजहां हो गई थी विधवा। फिर इस पे तरस आया, इसी शादी कर ली। तो आपने यहाँ क्या याद रखना है पता है? अस्मत बेगम के बारे में याद रखना है। अस्मत बेगम ने इसी झील के किनारे गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब के फूल से इत्र का क्या किया? आविष्कार किया। यह भी उस जमाने की बहुत तकड़ी बात है। आजकल तो इत्र नॉर्मल बात है ना? आप में से भी लगा के आते हैं, एक दो लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, अच्छी बात है। आपकी जब शादी होगी तब लगाएंगे, फिर दो तीन आएंगे ऐसे आपकी, आपका एक खरीदा हुआ वहीं से उठा के आकर के ऐसे फुस फुस करके भाग गए, है ना? तो वहाँ फोटो खिंचवाने के चक्कर में, सभी की नजरों में आने के चक्कर में जो दूल्हा बनता है, तो दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो धक्के से पास में आकर के ऐसे लगता है कोई MP MLA आ गया हो, है ना? महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। इनकी भी सहेलियां चारों तरफ से घेर के रखते हैं ऐसे SPG कमांडो की तरह। तो यहाँ क्या हुआ? गुलाब के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार बताओ किसने किया था? कौन सी झील के किनारे? अन्ना सागर झील। कहाँ है अन्ना सागर झील? आपको कैसे पता? बताया तो नहीं मैंने? अजमेर में अन्ना सागर झील, ठीक है। और अस्मत बेगम कौन थी? कौन है? नूरजहां की माता थी। ओके, इसके बाद लिखो वसुंधरा राजे भी आई थी, फलाना फलाना। आप लिखो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने क्या करवाया? पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। एक मिनट, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, किसने? भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना। वराह मंदिर किसको समर्पित है? शिव जी को नहीं, सॉरी, विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। आपसे पूछ ले वराह नगरी किसे कहा जाता है, तो अरे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, देख लेना, मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। वराह नगरी 12 को कहा जाता है, ध्यान रखना, लिख लेना। वराह मंदिर तो कहाँ है? वराह मंदिर कहाँ है? अजमेर, नहीं तो पुष्कर में है। अरे सुन रहे हो क्या सभी? वराह मंदिर अगर पूछ ले आपसे तो पुष्कर में है, लेकिन वराह नगरी की बात करें तो कौन सी है? नोट लगा करके लिख लो, वराह नगरी कौन सी? 12, ठीक है। फिर से आपने लिखना है, कहते हैं कि जहांगीर बाद में एक राजा आया था दिल्ली में, और उसने इस मंदिर की मूर्तियां जो है वो नदी में फेंकवा दी थी, ऐसा माना जाता है, समुद्र में फेंक दी थी पूरा, ठीक है। तो लिखना है क्या? ऐसे चेहरे उतरे उतरे से कैसे लगे? थके क्यों? हड़बा आ गई थी, सारे दिन बैठे बैठे थक गया थी। और लिखो एक लाइन, देवबोध और धर्मघोष लिखो। देवबोध और धर्मघोष विद्वान, देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान अर्णोराज के दरबार में थे। अब जो मैं बात बताऊंगा आपको बड़ी खतरनाक बात है। आप कहोगे गुरुजी ऐसा भी होता था क्या उस टाइम? आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी ऐसा भी उस टाइम होता था क्या? अब आप ध्यान से समझना भी। एक जब हमने पढ़ा था ना मेवाड़, तब एक डाउट आया था आपके सामने। आज उस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा। आज वो वक्त आ गया है उस डाउट को खत्म करने का। बहुत दिन जी लिया वो डाउट। आप देखो,
मैं एक चीज आपको बताऊंगा, एक सारणी में आपके सामने बनाने वाला हूं। देखो, राजा कौन है अजमेर का? अरणोराज। और अरणोराज का शासनकाल क्या बताया? 1133 से 1100। अरणोराज के 3 पुत्रों के बारे में बात करें। कितने पुत्रों के? आप एक बार नोट नहीं करना, समझ लो पहले, ठीक है? इसके पुत्र है, यहां लिखा पुत्र। 3 पुत्र है। एक का नाम है जगदेव, पूरे जग का ही देव है, इसने ही अपने बाप को सल्टाया था, ध्यान रखना। दूसरे पुत्र का नाम है विग्रहराज चतुर्थ, और एक इसका पुत्र था, इसका नाम था सोमेश्वर। बात समझ आए? यानी जी ढंग से देख लो, ये इनमें से एक भी आगे ना खड़ा होके तो भागना पड़ेगा आपको। समझ लो बढ़िया से। जगदेव का एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान सेकंड। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इधर विग्रहराज चतुर्थ है, इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था एप्रांगे, क्या नाम था? एक का नाम था नागार्जुन। याद रहेगा। इधर जो सोमेश्वर है, इसके भी 2-3 बेटे थे। एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक का नाम था हरि सिंह, एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई। क्या नाम था? पृथ्वीबाई। आंसर है वाला बोल, पृथ्वीबाई पे है। अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, आप बढ़िया से कंसेप्ट आप क्लियर करना अपने उन बातों का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? समझ लेना ढंग से। बता दूं क्या? ठीक है। अरणोराज की हत्या कर दी थी जगदेव ने। पहली बात तो ये, जगदेव ने क्या कर दी? अपने पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराई, अपने पिता की क्या कर दी? हत्या। इसलिए जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितृहंता। ये तो बीएसटीसी वालों के लिए बनी है बात, बाकियों से पूछे ना पूछे। जगदेव शासनकाल आपको जगदेव का थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये उसकी हत्या करके 1150 में राजा बन गया था, इसीलिए तो हत्या करी थी, और 1153 तक इसको रहने दिया। फिर इसका एक भाई था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। बोला मेरे को बनने दे राजा, तूने बाप को मार दिया, राजा और बड़ा बेटा। 1153 में ये राजा बना, और ये रहा 1163 ईस्वी। समझ आ रही बात? अरणोराज की हत्या करने के बाद उसका पुत्र जगदेव, जिसने उसको मारा था, वो राजा बन गया। समझ लेना बढ़िया से। यहाँ बहुत ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने एक साथ सारे लिखे हैं। जगदेव ने हत्या करके राजा बना। 1153 में राजा कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। ये क्या था? जगदेव का भाई था। और ये 1153 से 1163। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु होने के बाद अब राजा कौन बनेगा इसके पुत्रों में से? बताओ। ये बड़ा पुत्र एपरांगे जिसका नाम है, बड़ा पुत्र कौन है? एपरांगे। राजा कौन बनेगा? ये त्यार त्यूर होने गया। इतने में पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? लोग गांव में बात करेंगे इनका तो खानदानी असर। जगदेव ने अपने बाप को मार दिया, पृथ्वीराज ने अपने चाचा के लड़के को मार दिया ना। अब बताओ राजा कौन बनने वाला था? एपरांगे। अब कौन बनेगा? ये बनेगा। इसने मारा उसको, उसने बनना तो फिर ये क्यों मारता उसको? ये राजा बन गया 1163 से लेकर के 1169 तक राजा बन गया। तो बंद कर दो बेटो, पानी क्या कर दिया बंद, बस। पानी राजस्थान में देखने को नहीं मिलता, आप खुश होना चाहिए। आप ध्यान दो, कोई बात नहीं, डूबोगे तो बचा लूंगा आपको। पृथ्वीराज चौहान सेकंड, ध्यान देना। पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने क्या कर दी? इसकी हत्या करके राजा बन गया। 1169 में पृथ्वीराज चौहान सेकंड, इसकी निसंतान मृत्यु हो गई। पाप लागो, निसंतान क्या होगी? इसकी मृत्यु हो गई। याद रहेगा आपको। अब राजा कौन बनेगा?
अब नागार्जुन बोला मैं राजा बनूंगा। इतने में सोमेश्वर आया, बोला मैं भी तो बैठा हूं। क्या नाम? सोमेश्वर। कब से कब तक? ये कहाँ गया? 1169 से लेकर के 1177 तक कौन राजा रहा? सोमेश्वर। समझ आई बात? सोमेश्वर की मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा? पृथ्वीराज चौहान करके। देखो ये राजा वाला मुकुट कैसे घूम रहा है, इधर से इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर उधर गया, फिर इधर आया। समझ रहे हो? अब जो कंफ्यूज करने वाली बात है वो ये है कि इस पृथ्वीबाई का विवाह हुआ था और किसके साथ हुआ बताओ? मेवाड़ का एक राजा था, समर सिंह नाम था क्या उसका? देखना रे, मेवाड़ का एक राजा था, आपको मेवाड़ पढ़ाया था मैंने, जिसका नाम क्या था? समर सिंह। समर सिंह के साथ विवाह किसका हुआ? मैंने उस समय पता क्या लिखवाया? मैंने आपको उस समय लिखवाया था कि पृथ्वीबाई जो थी वो पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन थी, जिसका विवाह मेवाड़ के समर सिंह से हुआ था। और उस समय विद्यार्थी मेरे पास डाउट लेके आए थे कि गुरुजी बात तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन है। अब बताओ किसकी बहन थी वो? इसके क्या लगती है वो? इसकी भी तो बहन है वो। ये मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि जिस समय विवाह हुआ था ना, उस समय राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान सेकंड। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? जिस समय, अच्छा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, इसका तो जन्म ही 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, इसने तो बाद में बड़े होकर के एल्बम देखा तब पता चला कि दीदी की शादी में ये मैं बैठा हूँ क्या, है ना? तो वो बात भी सही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी, ये बात सही है, लेकिन पृथ्वीराज सेकंड की बहन थी, ये बात भी गलत है नहीं है यार। तो लिख लो लाला मेरे कान के देखो।